हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्टडी आईएएस की प्रीलिम सीरीज में। इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में कैसे टैकल करना है। तो इधर उधर की बहुत सारी वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप बस ये वीडियो देखें और वापस अपनी पढ़ाई रिज्यूम करें, क्योंकि जितना ज्ञान आपको चाहिए इन सारे क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्टरीली आंसर करने के लिए, वो आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आपके और सभी बच्चों के राइटफुली बहुत सारे पेन पॉइंट्स होते हैं। अगर मेजर पेन पॉइंट्स की बात करें तो पहला तो है कंटेंट, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स हैं और आपको ये नहीं समझ आता कि इस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ स्टोर करें। दूसरी जगह डेट्स, क्रोनोलॉजी, पर्सनैलिटीज, एक्ट्स और उनके प्रोविजंस। हमने इस सब्जेक्ट को डेट्स, पर्सनैलिटीज, एक्ट्स इसमें बांट दिया है। हम लोग जब भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग PYQs देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि अरे अगर हमसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन पूछा है तो चार्टर एक्ट से लेकर रेगुलेटिंग एक्ट तक हम सब प्रोविजन याद कर लेंगे ताकि कोई भी छोटी चीज पूछी जाए तो हमें पता हो। पर ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी स्मार्ट नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए सिर्फ आपके नॉलेज की कंप्लीटनेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिसे कहते हैं, और उसके साथ मास्टरी ओवर बेसिक्स, बस इसकी जरूरत है हमें। जब मैं बेसिक्स की बात करूं तो ऑब्वियसली उसमें एक बहुत अंडररेटेड मटेरियल है जिस पे हम अपनी सीरीज पे हमेशा स्ट्रेस करते रहेंगे, वो है आपकी NCERTs, क्योंकि दे आर अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट का ज्ञान पूरा है, कंप्लीट है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, और आपने अपनी बेसिक बुक्स या NCERTs, बेसिक बुक्स में मैं वॉल्यूमिनस टेक्स्ट बुक्स नहीं इंक्लूड करती हूँ जो कि शायद एक हिस्ट्री ऑप्शनल का बच्चा पढ़ेगा या जिस बच्चे ने हिस्ट्री में मास्टर्स किए वो पढ़ेगा। मैं बात कर रही हूँ आपके बेसिक टेक्स्ट 6 to 12 तक की NCERTs, आपकी ओल्ड NCERTs। अगर आपको उसका आइडिया और आपने एक समझदार तरीके से तैयारी की है तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक सीधा सीधा आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की चॉइस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये हम अपने सीरीज के आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ये कैसे काम आता है, तो चलिए हम समझते हैं PYQs के थ्रू। तो दोस्तों, जब भी हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग आइसोलेटेड टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं। जब देखते हो, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आएगा कि अरे ये मैंने किस किताब में पढ़ा था कि इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज इंडिया एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि जो उन्होंने वर्डिंग यूज की है न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड इंट्रोड्यूस, बहुत सारे लोगों को ये समझने में मुश्किल होती है कि जब हम न्यू वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये वो टाइम पीरियड है जो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका और उसके बाद के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। ऐसे टर्म्स जो कि आपकी NCERTs में, खासकर क्लास 12th की NCERT के पार्ट 2 में मेंशन्ड है। पर उसके अलावा भी अगर हम बोलें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सैटिस्फैक्टरीली एड्रेस करेंगे, आखिर इतने सारे क्रॉप्स की लिस्ट में क्या हमें याद रखने की ज़रूरत है, तो हमें बस छोटी छोटी 2-3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको इस बात की भनक कहीं ना कहीं होगी कि कॉटन तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वीट तो भाई नियोलिथिक सेटलमेंट्स के टाइम से ही इट वाज परहैप्स वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड। तो अगर आप इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास नेचुरली पहला ऑप्शन ही बचता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो
staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the 18th century, यानी 18वीं शताब्दी में। तो अब ये चीज आपको जरूरी नहीं है कोई बुक में एज इट इज मिल जाए, आप याद कर लें और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आप लॉजिकली अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री में झांक के देखिए, आपने जो पढ़ा है इस टाइम पीरियड के बारे में। तो अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो लगभग 1700s की बात है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नई है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, तो उसका भी बाकी सब कंट्रीज या कंपनीज की तरह यही गोल था कि जो इंडियन कमोडिटीज ऑलरेडी डिमांड में है उसको सस्ते दामों पे खरीदे और फिर दुनिया में जाकर उसको महंगे दामों पे बेचे, क्योंकि इंग्लैंड में भी इन कमोडिटीज की बहुत डिमांड थी। तो अगर हम देखें इस लिस्ट को तो पहली बार देखने में घबराहट होगी। हो सकता है कि आपको नहीं पता कि सॉल्टपीटर क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे सॉल्व होने वाला है भी नहीं। तो अगर आप इस लिस्ट को देखें तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉ कॉटन देखो, ये जो है ये शिफ्ट आया 19th सेंचुरी के बाद, जब आप कमर्शियल या मर्केंटाइल फेज से जब कॉलोनियलिज्म जाता है अपने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के फेज में, तब उसको का मेन गोल हो जाता है कि इंडिया से सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करे और इंडिया को अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का मार्केट बनाए। तो रॉ कॉटन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 1700s नहीं, ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी या 1813 के बाद ये शिफ्ट आया होगा। और आप बाकी इस लिस्ट में देखें तो चाहे आप सिल्वर देखें चाहे गोल्ड देखें, मतलब जिंक और लेड तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से इंडिया कभी इस पोजीशन में नहीं रहा है कि एक्सपोर्ट कर सके बाहर। और सिल्वर और गोल्ड के साथ भी है कि बुलियन के थ्रू आता जाता रहता था, लेकिन पूरे इतिहास के पन्नों में आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंडिया के पास कितना रिजर्व है प्रेशियस मेटल का कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट हमने हमेशा यही सुना, क्योंकि इंडिया के फेवर में था बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो हमेशा सिल्वर और गोल्ड इंडिया की तरफ आता था। तो अगर आप ये लास्ट लिस्ट को देखें और आपने एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ी, तो देखिए आप अपने ज्ञान से भी ये सोच सकते थे, वो कॉटन और सिल्क ऐसी कमोडिटीज हैं जो कि इंडिया बहुत समय से जाना जाता है इनके लिए। मतलब एंशिएंट इंडिया के टाइम से इंडिया के कॉटन गुड्स, इंडिया के सिल्क गुड्स, ये आपके ग्रेको रोमन टेक्स्ट में पढ़ने को मिलते हैं, आपके अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। जितनी भी अलग अलग किताबें लिखी गई हैं इंडिया के ट्रेड पे, उन सब में कभी ना कभी इसका जिक्र आया। और 17th सेंचुरी में तो 18th सेंचुरी में नेचुरली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी उन्हीं गुड्स को इंडिया से ले जा रही थी, तो यही गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा था, जिसमें से ओपियम ट्रायंगुलर ट्रेड का नाम जिसने सुना है, क्योंकि चाइना में जब ब्रिटिश चाइना से टी खरीदती थी तो उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं था, तो वो बंगाल में ओपियम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ओपियम की खेती करती थी और फिर ये ओपियम चाइना में बेचकर वो टी खरीदती थी, जो कि इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था। तो आपको बेसिकली अगर आपको कॉलोनियलिज्म समझ में आता है, अगर आपको समझ है कि अर्ली कॉलोनियलिज्म के दायरे क्या थे, तो आप इस पूरे ऑप्शन को अगर एक दो बार पढ़ें तो आप सही आंसर तक नेचुरली पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, और ये वाला क्वेश्चन तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, तो इन सभी ऑप्शंस में मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। ये एक बहुत बड़ा मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि अगर इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो फिर फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब अर्ली 1800s, इस समय तो हम लोग इंडियन इंडस्ट्रीज की बात भी नहीं करते हैं। आपका फर्स्ट कॉटन मिल का रेफरेंस भी नहीं आया है अभी तक, तो हम लोग मशीनरी तो दूर की बात रही, फिर भी रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो ये भी आप जानते हैं। इसमें आप अपने
कंप्लीट नॉलेज को टैप इन कीजिए कि आपने जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना है, आपको पता है उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, पोस्टल लाइंस इंट्रोड्यूस की, पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस ही 1854 में हुई थी। और जब आपका कॉलोनियलिज्म और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के फेज में, तो लेट या मिडल 19th सेंचुरी के बाद ये फिनोमिना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफ कोर्स ये भी नहीं होगा। और ये तो भाई आप अपनी इकोनॉमिक्स के ज्ञान से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स तो ये तो तर्कसंगत बात ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहेंगे कि उनके गुड्स जितने हो सके उतने सस्ते हो इंडिया में, वो अपने ही कमोडिटीज पे क्यों हेवी ड्यूटीज लगाएंगे। तो ये बहुत ऑब्वियस आंसर है। देखिए कई बार लोग इसीलिए थ्रोन ऑफ हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगता है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ के पढ़े इस क्वेश्चन को एक बार, तो आपको कोई और ऑप्शन यहां पर एक्सेप्टेबल ही नहीं लगेगा। अब अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पर भी, अक्सर मैंने लोगों को और बच्चों को देखा है कि आप लोग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल रिफॉर्मर्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके टेक्स्ट, इनके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें कुछ अचानक से ऐसा क्वेश्चन मिले, तो देखिए इस क्वेश्चन जो कि 2025 में ही पूछा गया, आपसे पूछ रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय possessed great love and respect for the traditional philosophical systems and he desired his countrymen to have rational and scientific approach, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो अब बच्चे अगर सिर्फ एक एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस बात में कि अगर उनका अप्रोच साइंटिफिक था तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द ईस्ट को कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं। वो आप बोलेंगे कि अरे वो तो वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करते थे, लेकिन अगर आपने बाय एंड लार्ज पढ़ा हो इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, तो आपने पता होगा कि वो एक पॉलीथीस्ट, मतलब उनको कई भाषाएं आती थी, उनको पर्शियन भी आती थी, उनको संस्कृत भी आती थी। तो उन्होंने पर्शियन टेक्स्ट के थ्रू उन्होंने कुरान पर भी कमेंट्रीज लिखी हैं, उन्होंने इस्लामिक टेक्स्ट पर भी कमेंट्रीज लिखी हैं, उन्होंने हिंदू टेक्स्ट यानी कि उपनिषदास, उन्होंने भागवत गीता, इन सब को भी स्टडी कर उनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं। तो ऑब्वियसली आप लॉजिकली आंसर कर सकते हैं कि भले ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट साथ में दिए हुए हैं, लेकिन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी रखमाबाई केस ऑफ 1884, तो अब देखिए बहुत गहरा ज्ञान है, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री पसंद है उसने नोटिस किया होगा, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट बिल जो 1891 के आसपास आया था बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहां पर आपकी मैरिज की लिमिट 10 साल से बढ़ाकर औरतों के लिए 12 साल कर दी गई थी। तो पर पॉइंट है कि उस टाइम पे इसको लेके बहुत डिबेट हुआ था नेशनलिस्ट सर्कल्स में भी, क्योंकि कुछ आपके नेशनलिस्ट मानते थे कि इंडियन कल्चर में इम्पोजिशन है, और ज़्यादातर जो आपके सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे BM मालाबारी, वो चाहते थे कि, उनको लगता था बहुत प्रोग्रेसिव और सही स्टेप है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये केस, उसका जो मेन नींव थी एज ऑफ कंसेंट बिल की, वो इसी केस ने रखी थी। तो अब आपको इतना गहरा ज्ञान होना हो कि रखमाबाई कौन थी, उन्होंने अपने पति पे कब केस किया, तब भी अगर आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कॉलोनियल सोसाइटी की, तो इस ऑप्शन को अगर आप देखें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द केस रिवॉल्व्ड अराउंड women's right to gain education, age of consent and restitution of conjugal rights। तो women's right to gain education, ये ऑप्शन अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव है। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट बनने में इसको 2001 तक
वेट करना पड़ा इस प्रोविजन को। ये एक इतना बड़ा प्रोविजन होता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी इम्प्लीमेंट करने में सालों साल लग जाते हैं। तो एक कॉलोनियल गवर्नमेंट के केस में या उस टाइम पीरियड में जब तक इतनी ही सोशल एक्सेप्टेंस नहीं थी कि भाई औरतों को एजुकेशन होना चाहिए, औरतों को जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए, अभी उसी के लिए फाइट चल रही थी। तो कोर्ट में जाने के लिए ये जो प्रोविजन है ये अपने आप में बहुत अटपटा है। इसका कोई लीगल कॉन्टेस्ट, इसके ऊपर कोई लीगल कॉन्टेस्ट होना बहुत या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर आपने बस इस ऑप्शन को भी आइडेंटिफाई कर लिया तो इतना सारा बैकग्राउंड ज्ञान ना होने के बावजूद भी आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, भले ही आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब ना पता हो। और इसी सिमिलर वेन में अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम की, तो देखिए इंडिगो कल्टीवेशन वैसे भी काफ़ी पॉपुलर टॉपिक रहा है यूपीएससी के, मतलब यूपीएससी पीवाईक्यूज के पर्सपेक्टिव से देखें तो अब ये जो क्वेश्चन है आपको देख के फिर थोड़ा पेचीदा लगेगा, लेकिन ये आपकी एनसीईआरटीज में एज इट इज, आपकी क्लास 8 आर पास्ट 3 में ये एज इट इज दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, तो ज्यादातर बच्चे, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा है इंडिगो रिबेलियन के बारे में जो हुआ था 1859 में, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी यानी 1900 या अर्ली 1900s की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लालच होता है कि वो इसको मार्क कर दें, पर ये हमारी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग का असर है। अगर आपने अपने बेसिक सही किए हैं तो आपको पता है कि मेन जो रीजन था बस एक छोटे से पॉकेट में प्रोटेस्ट हुआ, इसकी वजह से तो इंडिगो कल्टीवेशन बंद नहीं करेंगे। इनफैक्ट उसकी वजह से बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन बंद हुआ, लेकिन बिहार में अभी तक इंडिगो कल्टीवेशन कंटिन्यू कर रहा था। और उसी का आउटकम है आपका चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में जो 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ जब पहला सत्याग्रह गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया, तो ये इसी प्रैक्टिस की लेगेसी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि दैट वाज द मेन रीजन। हाँ, वो एक इंपॉर्टेंट जंक्चर था, पर मेन रीजन होने के लिए ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जब सिंथेटिक डाइज डिस्कवर हुए दुनिया में, क्योंकि इंडिगो का मेन पर्पस था, मेन यूज था एज अ डाई और क्लोथ्स, और जब भी सिंथेटिक डाइज का इन्वेंशन हुआ दुनिया में, तो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह गया कि वो जबरदस्ती इंडिगो उगवाए। सिमिलरली अब हम आते हैं कुछ और ऐसे पेचीदे टॉपिक्स में, जैसे बहुत सारे बच्चे या आप में से बहुत सारे लोग जब भी कोई सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जब भी कोई एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो आप प्रोविजंस पे बहुत फोकस करते हैं और आप उस टाइम पीरियड के सिस्टेमिक फैक्टर्स पे या उस टाइम पीरियड के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करते। तो जैसे अगर अब हम बात करें हमारे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स की, तो अब रैयतवाड़ी और जमींदारी सेटलमेंट या रेवेन्यू सेटलमेंट्स कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, प्रोविजंस क्या थे, ये सब याद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस में उससे ज्यादा क्या काम आता है, अगर आपने कॉलोनियलिज्म का नेचर समझा हो, कि आपको भी पता है कि अलग अलग टाइम पे लैंड रिवेन्यू एक्सट्रैक्शन कॉलोनियल गवर्नमेंट का मेजर टूल रहा है। हमेशा उसका मेन एम यही रहा है कि जितना पॉसिबल हो इंडिया से रिसोर्सेज और लैंड रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर किए जा सके। इसीलिए वो समय समय पर अपने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स चेंज भी करता रहा है, क्योंकि पहले जब उनको लगा कि जमींदारों के साथ कोलैबोरेशन से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उन्होंने वो चूज़ किया। जब उन्हें लगा कि जमींदारों से कलेक्ट करने से ज़्यादा एफिशिएंट है कि आप फार्मर्स या जिनको कहते हैं रैयत से खुद कलेक्ट करें, तो उन्होंने रैयतवाड़ी सेटलमेंट अडॉप्ट किया, स्पेशली नए एरिया जैसे बॉम्बे या मद्रास में। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको बस ये सेंस है कि अगर आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, द पेजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज,
तो आप बस थोड़ा सा लॉजिकल सेंस अगर लगाएं कि अगर ये प्रोविजन होता तब तो आपके आधे से ज्यादा पेजेंट रिवोल्ट्स ही इनवैलिड हो जाते, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मोस्ट पॉपुलर डिमांड जो आपके हर पेजेंट रिवोल्ट में ऑलमोस्ट होता था वो था नो रेवेन्यू कैंपेन्स, मतलब कि हम आपको इतना ज्यादा रेवेन्यू देने में सक्षम नहीं है। चाहे आप बारडोली सत्याग्रह देखें, नो टैक्स कैंपेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो अगर आपने बस इसको भी एलिमिनेट कर दिया और ये वाला बहुत ऑब्वियस प्रोविजन आपको याद है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब आपको कब, कहां, कैसे हर छोटे प्रोविजन को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, तो हम सबको, हम लोग, अगर आप इस एक्ट का सार समझ रहे हैं कि देखिए, क्योंकि नेशनल मूवमेंट थोड़ा तेजी से फैल रहा है, अब महात्मा गांधी भी आ चुके हैं इन द फोल्ड ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ कंसेशंस देना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत पावरफुल हो रही है। तो उसको कंसेशंस भी देने हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको जो मेन कंट्रोल है हमेशा अपने हाथ में रखना है। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, कॉलोनियलिज्म का हमेशा एम यही था कि हम दूसरों को दिखाएं कि हम उनको पावर दे रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें। तो उसी एक्ट के थ्रू जब डायरकी का मतलब है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंसेस में आपकी सरकारें बनी, उनमें पहली बार उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जब इलेक्शन का प्रिंसिपल आया और उन्होंने ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया, उन्होंने लोगों को के लिए फ्रेंचाइज बढ़ाया, तो उन्होंने सब्जेक्ट्स भी बांट दिए कि आपके जो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसके पावर आपके प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनको दे दी गई कि अब वो डिसाइड करके, डिबेट करके डिसाइड करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या होता है। जो रिजर्व्ड लिस्ट थी वो अभी तक उस प्रोविंस के गवर्नर यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही एसेंशियली थी। तो इस लिस्ट में अगर आप इस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट को देखें तो क्या आपको लगता है कि लैंड रेवेन्यू, जो कि ब्रिटिशर्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स है, वो कभी भी नेशनल लीडर्स के हाथ में देंगे? सिमिलरली पुलिस, जो कि किसी भी सरकार का एकदम मेजर वेपन होता है, क्या वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और भी इंडियंस के हाथ में पावर ट्रांसफर करेंगे 1919 में? और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी। तो अगर आप बस लॉजिकली सोचे कि भाई लैंड रेवेन्यू और पुलिस तो किसी जन्म में ट्रांसफर ना करें वो इंडियंस के हाथ में, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको ये याद भी रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे रिजर्व लिस्ट में और कौन से थे ट्रांसफर्ड लिस्ट में। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन कि इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू, भाई देखिए रेसिड्यूरी इन द मतलब जैसे एक होती है आपकी सेंट्रल लिस्ट, सेंटर जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वही उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ये डिवीजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया हुआ है। तो आपको पता है रेसिड्यूरी पावर्स वो पावर्स होती हैं जो अभी तक डिफाइंड नहीं है लेकिन कभी भी जिनकी जरूरत पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट ज्यादातर ये चीजें एक कौन सा हिस्सा पावरफुल है उनके हाथ में देती है। अब इस केस में फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नर, यहाँ पे अगर हम इमेजिन करें कि फेडरल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अगेन, क्योंकि अब वो इलेक्टेड है, मोस्टली वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इंडियन नेशनल लीडर्स के हाथ में, तो रेसिड्यूरी पावर्स वो क्यों देना चाहेंगे उनके हाथ में? सिमिलरली अगर हम प्रोविंशियल गवर्नर्स और गवर्नर जनरल की बात करें तो ऑब्वियसली क्योंकि रेसिड्यूरी पावर्स जो होंगी वो ज्यादातर ऑल इंडिया नेचर की होंगी, तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि गवर्नर जनरल डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में रखना चाहेगा। वो इस क्वेश्चन में भी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे टॉपिक्स की, तो बहुत सारी चीजें आप लोग जब इंकाउंटर करते हैं एग्जाम में तो आप एज इट इज याद रखने की कोशिश करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके डिफरेंट फेजेस, उसमें क्या क्या हुआ,
चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गांधी अर्विन पैक्ट के सभी एक एक प्रोविजन याद रखने की कोशिश। और ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप नेशनल मूवमेंट का एवोल्यूशन समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उस समझ से सॉल्व होते हैं। तो अगर अब हम लोग बात करें इसकी, चंपारण सत्याग्रह पे पूछा हुआ ये क्वेश्चन, तो अगर आप ये टॉपिक्स जैसे चंपारण सत्याग्रह के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। कुछ ऑप्शंस में आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे ये वाला ऑप्शन तो ज़्यादातर सीरियस एस्पिरेंट्स एलिमिनेट कर ही देंगे। लेकिन ये जो सी और डी है, ज्वाइनिंग ऑफ पेजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट एंड ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। अब इन दोनों में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगा कि हाँ इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में है, वो दिमाग लगाएंगे, हो सकता है वो डी की तरफ थोड़ा झुकाव आ जाए उनका। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आप गांधीयन मूवमेंट की ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वर्कर्स या अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक से पार्टिसिपेशन और वर्किंग क्लास, और चंपारण सत्याग्रह से द फर्स्ट केस वेयर the peasants are actively involved in the national movement। अगर आप ये समझ पा रहे हैं ट्रैजेक्टरी कि कैसे गांधी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को लिमिटेड एलीट से मासेस के मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म किया, तो आप ये ऑप्शन देख के किसी और ऑप्शन की तरफ झुकेंगे ही नहीं, क्योंकि दैट इज clearly the most important goal and the most important achievement of the चंपारण सत्याग्रह। और इसका और अच्छा एग्जाम्पल है ये दो क्वेश्चंस जो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो अब इसको देखिए, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। अब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है अगर आप क्वेश्चंस को देखें। तो सेडिशन इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीम एक्ट ऑफ डिफाइंस। इसका मतलब आप अपने सरकार के लॉज, उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। तो अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें, तो 1917 में जब गांधी जी पहली बार नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किए थे, तो वो बहुत रेकन्सिलिएटरी थे। इनका मतलब है कि वो कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा कंसेशंस बातचीत के थ्रू सॉल्व करके लिए जाए, क्योंकि अभी अभी वो साउथ अफ्रीका से आए थे, तो उनका रेप्यूटेशन ब्रिटिश सरकार के मन में एस्टैब्लिश था। वो चाहते थे कि भाई नॉन वायलेंट मीन्स के लिए, नॉन वायलेंट मीन्स में उनको हमेशा से फेथ था, और उनको लगता था कि जैसे साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए ब्रिटिशर्स के साथ निगोशिएट करके चीज़ें की, वैसे ही इंडिया में भी वो निगोशिएट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कंसेशंस ले पाएंगे। तो पहले फेज में इतनी एक्सट्रीम बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद अगर हम सेकेंड राउंड टेबल की बात करें, तो 1931 में जब उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, तो वो तो हुआ ही कॉम्प्रोमाइज के थ्रू था कि गांधी अर्विन पैक्ट साइन करने के बाद गांधी जी ने अग्री किया था कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप हमें क्या ऑफर कर सकते हैं। तो जो चीज़ ही कंसिलिएशन के लिए हो रही है, उसमें क्यों गांधी जी ऐसा स्टेटमेंट देंगे? अब इन दोनों में लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी, इन दोनों के बीच में वो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ऐसा फेज था, खासकर क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी अपने सबसे मिलिटेंट फॉर्म में थे, जहां पे उन्होंने जब डू और डाई का नारा दिया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉन वायलेंस से भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे, ताकि मूवमेंट ना विड्रॉ करना पड़े। पर अगर हम सेडिशन के मायने समझते हैं, और हमें पता है कि भाई पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ तो इज एन एक्टिव एक्ट ऑफ सेडिशन, क्योंकि आप एक्चुअली एक अनजस्ट लॉ को मानने से मना कर रहे हो, आप जानबूझ के इलीगल काम कर रहे हो, क्योंकि आप सरकार की मॉरल अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। तो आप इस आंसर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप इस आंसर पे नहीं भी पहुंचे, तो आपने देखा आप कितनी जल्दी इसको 50-50 पर ले आए।
सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है कि अब जब भी यूपीएससी ऐसे कुछ नीश एरिया से क्वेश्चन देता है, तो जैसे कि अब इस क्वेश्चन में वो आपका अर्ली गांधीयन एरा के अंडरस्टैंडिंग को जज कर रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय गांधी जी का नेशनल मूवमेंट के प्रति रवैया क्या था, ब्रिटिशर्स के प्रति रवैया क्या था। तो चाहे वो इंडेंचर्ड लेबर, क्योंकि 1917 में इंडिया में अबॉलिश हुआ था, उसमें भी उस समय के आपके जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके एक्टिविज्म का रोल था। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ बहुत सारे लोगों का इस पहलू पे ध्यान नहीं जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। तो ये अगर आपने अपने बेसिक्स पढ़े हैं, अगेन ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th की एनसीईआरटी पार्ट 3, जिसमें स्पेशली गांधीयन नेशनलिज्म वाला चैप्टर, तो आपको पता होगा कि हाँ दिस इज ट्रू, क्योंकि उस समय आपके सारे पॉपुलर लीडर्स अरेस्ट हुए थे, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया गया था, गांधी जी को भी जेल हुई थी। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखें तो ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के इस पे रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आपने अच्छे से नैरेटिव समझा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो ये जो वॉर कॉन्फ्रेंस की बात करें, लॉर्ड केम्सफोर्ड वही है कि मॉन्टैग्यू केम्सफोर्ड, उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे मॉन्टैग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के टाइम, लॉर्ड केम्सफोर्ड, आपको पता है कि वो 1919 के आसपास है। तो ये जो वॉर कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है। एक्चुअली में कॉन्फ्रेंस 1918 में ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन डेट पता होना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वॉर कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है और इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर, तो अब आपको महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन, जानबूझ के आपको इंटाइस करने के लिए दिया हुआ है ये ऑप्शन। अगर आपको ये पता है कि महात्मा गांधी का जो इनिशियल अप्रोच था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, वो बहुत रेकन्सिलिएटरी था, वो चाहते थे कि इनफैक्ट महात्मा गांधी ने एक्टिवली ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे इंडियंस को रिक्रूट करने की कोशिश की थी। उनका जो एफर्ट था बोर वॉर में, उसके लिए उनको काइसरे हिंद का टाइटल भी दिया था ब्रिटिशर्स ने खुश होकर। तो इस फेज में हर इंसान को अगर उन्होंने ढंग से ये टाइम पीरियड या इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ा है, समझा है, तो वो ये एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद ये बहुत रैपिड शिफ्ट आया गांधी जी के अप्रोच में, कि उन्होंने उसके बाद ये स्वीकार कर लिया कि देखिए ब्रिटिशर्स के साथ कोई वार्तालाप नहीं हो सकता, उनको अल्टीमेटली इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस केस में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन 2 गलत है, और अगर ऑप्शन 2 गलत आ गया तो आप ऑटोमेटिकली सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग ये ब्रॉडली ये सारे क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेटिव थे आपके सभी डिफिकल्ट एरियाज के। पॉइंट ये है कि 15 या 16 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोचेबल होते हैं। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, वो किसी को नहीं आता। उसको आप अपनी कैलकुलेशन में नहीं भी लेके चले तो आप अच्छी तैयारी, और अगर आप अपनी दिमाग को खुला छोड़ दें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने के लिए, तो आप हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत अच्छी एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत बड़ी लीड दिलाएगा। तो इसी तरह के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम आपकी और ज़्यादा मदद कर सकते हैं अगर आप हमारे द्रोणाचार्य बैच का हिस्सा बने, जहाँ पे हम हैंड होल्ड करके आपको ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ समझाते हैं, आपको आपका कंटेंट ऐसे डीक्लटर करने में हेल्प करते हैं कि आप सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ें, आप ऐसे पढ़ें कि आपको याद रहे। याद रहने से भी ज़्यादा आपको अपनी पढ़ाई समझ आए, मज़ा आए, और आपका दिमाग इतना फ्री फ्लोइंग हो कि आप कम से कम यूपीएससी के क्वेश्चन आंसर करने में इतने पारंगत हो जाएं कि आपको थोड़ी सी भी टेंशन ना हो एग्ज़ाम तक। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम ऐसे ही वीडियोस लेके आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।